आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है। सीसैट के बारे में पहले हम डिस्कशन करें कि सीसैट होता क्या है और क्यों जरूरी है। ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। शायद यहाँ का आवाज़ नहीं जा पा रहा है, ये तो उसका आवाज़ नहीं जाता है क्या? ये आ रहा है, आवाज़ ठीक ठाक है ना सब? हाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कंप्लीट सिलेबस, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और आपको करना कितना है। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत कुछ करते रहे, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस उतना कर लेना है जितना सीसैट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको ही पता होगा ना, क्वालिफाइंग पेपर है ये, तो आपको तो पता है ये बात पहले से। तो बता, क्वालिफाइंग पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है उसका? फालतू का टाइम वेस्टिंग कहलाएगा वो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट, लेकिन उसमें से भी आपको बीच बीच में ये जरूर बताते चलूंगा मैं कि कौन सा पोर्शन ओनली फॉर सीसैट के लिए जरूरी है। बाकी चीज के लिए ठीक है, एसएससी के लिए ठीक है, बैंक के लिए ठीक है, वो सारा जगह पे काम आएगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे जेएसएससी का, उसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है आपसे। आप एग्जाम दोगे सेंट्रल एसएससी, जहां से लोग इंस्पेक्टर बन के निकलते हैं, उसमें भी यहां से मेरा बताया हुआ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हू बहू आपको दिखेगा। आप कभी क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना। लेकिन चूंकि आपका फोकस जो है वो मेरा फोकस होगा, और आपका जो गोल है वो कंप्लीट करने के लिए जो आपको पढ़ना है, कम टाइम में करना है, वो साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा यहां पर, ये कि ज्यादा तामझाम में न फंसे। मतलब जितना आपको बताएंगे, जितना कुछ टास्क देंगे, जितना असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा, वो आप ईमानदारी के साथ कंप्लीट करके आएंगे। इज इट क्लियर? सबको आवाज सब कुछ आ रहा है? बातें समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब हम आते हैं अपने आज के क्लास में। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट पीपीटी लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ सबको दिख रहा है? सीसैट इंट्रो। इसको हटाते, हट जा भाई, तू ये हटता है। ये तो मेरे पास भी जो बोर्ड है वैसे ही है, लेकिन वो तो भाग। हाँ, क्या करे? ऐसे लो, ये तो किए। इसका मतलब है आ जाएगा। अच्छा छोड़ो, ये आ रहा है तो कोई बात नहीं। सीसैट इंट्रो। तो सीसैट इंट्रो में देखो, मेरे बारे में पता चला गया, मेरे बारे में कोई पता चल गया आपको ना कि मेरा नाम क्या है, उतना काफी है। उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। हो कह रहा है ऐसे ही, मेरे वाले में तो होता नहीं इसमें। अच्छा, ऐसे ही चलता है ना इसमें पेन। दूसरा देखो, दूसरा इसमें लगा हुआ पीपीटी आपके सामने, सीसैट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। पढ़ना क्या क्या होता है मतलब कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि सीसैट में आएगा क्या क्या आपके पास। सीसैट में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सीसैट में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और टोटल 80 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आप जहां जरूरत पड़ेगा आप लिखते चलेंगे साथ में। ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। एक बार इसको अच्छे से आप पहले देख ले, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि है क्या इसमें। देखो, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्लियर है? 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। शिफ्ट 1 जो आपका जीके का पेपर होता है, और शिफ्ट 2 जो आपका सीसैट का पेपर होता है। ऐसा कुछ होता है। सीसैट के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80, लेकिन आपके जनरल स्टडीज के पेपर में क्वेश्चन ऑफ होते हैं 100। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब आप इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। आपके मेरिट में, आपके रिजल्ट में इसका कोई मार्क्स का वैल्यू नहीं होता है, मार्क्स जोड़ा नहीं जाता है उसका, है ना? ऐसा कुछ होता है ना? लेकिन अब जरा बताओ कि अगर ये क्वालिफाइंग है और आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे और यहां 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाओगे, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए? कभी नहीं होगा। तो ये तो जरूरी हो गया। चलो ठीक है, कम जरूरी है, मेरिट में नाम नहीं जाएगा, मेरिट में इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पास तो होना पड़ेगा ना पहले। और पहले कॉपी इसी का जांच होता है, तब इसका कॉपी जांच होता है। जो इसमें क्वालिफाई करोगे वो इसमें जाओगे, यहां पर क्वालिफाई नहीं करोगे, इसका कॉपी आप कितना भी अच्छा बना के आ जाओ, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है।
दूसरा चीज, टाइम क्या होता है, नंबर कितना मिलता है वो आगे आपको दिख रहा होगा। दोनों ही पेपर में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, बट दोनों ही जगह पे मार्क्स का वेटेज कितना है, 200 यहां भी, 200 यहां भी। कोई मुझे बता सकते हो कि अगर यहां पे 100 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का हुआ, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना, 2। एक क्वेश्चन का मार्क्स 2, यानी कि जब आप एक सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहां पे एक सही क्वेश्चन करने पे कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 2.5, 2.5 यहां पे मिलेगा 2.5, मतलब 2.25, 2.5। सोच लो पहले, अच्छे से कैलकुलेट कर लो भाई। सीसेट अब बैठने जा रहे हो, सीसेट अब बैठने जा रहे हो, इतना छोटा कैलकुलेशन है। 80 इंटू वाट इक्वल टू 200, 80 इंटू वाट इक्वल टू 200, बताओ क्या होना चाहिए। कुछ ना भी आता हो तो आप ऐसे कर लो, 80 इंटू 2 160, खत्म हो गई बात। अब बचा कितना उसको देने के लिए हमको, 40। 80 इंटू 2 अगर करोगे 160, खत्म। देना था 200, दे दिए इसको 160, बचा 40, और 40 तो 80 का हाफ होता है ना, हाफ मीन्स हाफ, उसको हाफ और दे दो, 2 इंटू प्लस हाफ 2.5। तो यहां पर जनरल स्टडीज के एक सही क्वेश्चन के बाद आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, लेकिन सीसेट के पेपर में एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। अब बड़ा अच्छा लग रहा होगा, चलो यहां एक क्वेश्चन बनाएंगे 2.5 मार्क्स आ गए, मतलब यहां पे कम मेहनत है। सही बात है, कम मेहनत है भी, लेकिन जितना आराम से आप इसको देख रहे हो कि 2.5 मार्क्स दे रहा है, तो आपको पता होगा कि अब यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब तो होता है। जैसे एसएससी में नेगेटिव मार्किंग, जैसे जेएसएससी में नेगेटिव मार्किंग, बाकी एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग, यहां भी नेगेटिव मार्किंग। और यहां का नेगेटिव मार्किंग कंपैरेटिवली देखोगे एसएससी का तो ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? एसएससी जो सेंट्रल एसएससी होता है वहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप 4 गलत आंसर करोगे तो आपसे आपका लिया हुआ 1 नंबर आपसे छीन लिया जाएगा, आपका माइनस कर दिया जाएगा। मतलब 4 गलत क्वेश्चन में एक सही क्वेश्चन का भी आंसर गया, उसका नंबर भी गया। लेकिन यहां बड़ा खतरनाक होता है ये, यहां 1/4 नहीं, यहां नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। आप 3 गलती करोगे, आपसे एक सही वाला नंबर आपसे छीन लिया जाएगा। अब बताओ कौन वाला टफ हुआ, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला टफ होगा। सोचो यहां 4 गलती पे आपसे 1 मार्क्स छीना जाएगा, मतलब एक सही क्वेश्चन का मार्क्स जाएगा, और यहां पे 3 ही गलती में गया। देखो यहां पे ये बात लिखा हुआ होगा नेगेटिव मार्किंग वाले में, है कुछ ऐसा। आगे बढ़ते हैं, तो प्रीलिम्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। प्रीलिम्स, अभी देखो लिखने वाला काम मत करो, हमको 2 मिनट का टाइम देगा, आराम से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, प्रीलिम्स जो भी होता है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ऑनलाइन मोड में नहीं होता ये एग्जाम। अभी तक सारा कमीशन ऑनलाइन हो चुका है, पता नहीं यूपीएससी को क्या है, ये तो हमको नहीं पता, ये तो वो लोग समझेंगे क्या है। लेकिन ये पेपर पेन पे होता है, आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, ओएमआर शीट को कलर करना होता है। ये सब तो बेसिक पता होगा आपको पहले से भी, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप मेरे से ज्यादा इस बारे में जान रहे हो। फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है। तो जिस तरह से ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ओएमआर शीट पे होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, सीसेट का पेपर भी, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस होंगे फॉर 200 मार्क्स इन 2 आवर्स, मात्र 2 घंटे का टाइम, यहां भी 2 घंटे का टाइम, यहां भी। यहां पर 200 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर भी 200 नंबर का क्वेश्चन, यहां पे 80 क्वेश्चन, यहां पे 100 क्वेश्चन, और मोड दोनों का सेम, ये भी एमसीक्यू बेस्ड, ये भी एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब समझ आता है आप लोगों को, वो तो क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर पे होता है, ये भी ऑफलाइन मोड पेन पेपर पे होता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा की है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। मेरे कहने का मतलब यह हुआ 1/3 का मतलब कि अगर आपके पास ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और आपने मान के चलो बनाया 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसमें से
आपने 9 क्वेश्चंस गलत कर दिया, आपने बनाया 49 क्वेश्चंस आपका हो गया गलत। अब जरा मुझे बताओ कितना सही हुआ आपके पास? 31 सही हुआ आपके पास 31। लेकिन यूपीएससी कहती है कि नहीं, आपने ये तुक्का मारा था, आपको पता नहीं था इसके बारे में कुछ, फिर भी आप रिस्क लेने गए, इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट ये होगा कि ये चूंकि 9 गलती आपकी हो तो 9 के लिए इसको 1/3 से पहले मल्टीप्लाई करो। जितना भी गलती करोगे उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा जितना भी गलती करोगे उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करने का बात नहीं बोल रहे अभी तक हम, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/3 से, और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू उस आप जो मार्क्स ऑब्टेन कर चुके हो वहां से सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। तब यहां अगर इस 9 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा? 3 3 जा 9 यानी कि वैल्यू 3, और यहां 31 में से 3 माइनस कर दोगे, अल्टीमेटली वैल्यू आपको कितना बचना है अब? 28 क्वेश्चंस। हाँ मतलब वही बता रहा हूं, 28 क्वेश्चंस आ गए आपके पास। अब 28 क्वेश्चंस के हिसाब से इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो और ये आपको मार्क्स मिलेगा। समझ आ रहा बात में? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल दी ना, लग रहा होगा ऐसा, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन यही होता है, आसान कैलकुलेशन यही होता है। अब आपका वाला कैलकुलेशन सुनाते हैं हम, जो अभी तक आप करते आए थे। आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो, आपने बनाया 40, चलो ठीक, आपका सही कितना हुआ? 31, ठीक। आप इसको मल्टीप्लाई करते आते थे 2.5 से, यही करते थे हम लोग, यही करते ही थे। जितना हुआ उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2.5 को मिलना है, 2.5 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहां जाकर डिवाइड करोगे, तो इतना मेहनत काहे करना? पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, उसको 2.5 से एक ही बार ना गुना करना पड़ेगा। स्मार्ट लर्निंग का यही तरीका है। 2.5 से यहां मल्टीप्लाई करो, फिर यहां कहने का मतलब जो गलती करो उसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। हम एक ही जगह मल्टीप्लाई करवाएंगे आपसे। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके निकालो कितना हुआ मेरे पास, कैलकुलेशन करने आ गया आपको। अब जरा मुझे आप बताइए कि सेफ जोन क्या होगा जी? आपको लाना कितना है? आपको लाना है 33% ओनली, आपको लाना है 33%। ये है आपके पास सिलेबस। तुमको क्या हुआ है भाई अभी? हाँ, ये है आपके पास सिलेबस। सी सेट में 80 क्वेश्चंस होंगे, आपने देखा अभी। मैं आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं। मैंने लगभग वर्ड हमेशा यूज करूंगा, क्योंकि कभी भी यूपीएससी ये क्लियर कट नहीं बोलती है कि मैं रीजनिंग में इतना क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वांट्स में इतना क्वेश्चन पूछूंगा और कॉम्प्रिहेंशन में इतना क्वेश्चन पूछूंगा, ये कभी बताया नहीं जाता। 80 क्वेश्चन होंगे ये कंफर्म है। उसमें से आपको 33% मार्क्स लाके आपको 33% क्वेश्चन सही करके आपको पास कर जाना है। 33% का मतलब होता है 80 का अगर 33% कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 27 क्वेश्चंस। मतलब 27 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है, कब? एक्सक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड करने के बाद, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप 27 क्वेश्चन किए और आप क्वालिफाई कर गए, नहीं। हो सकता है 27 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अगर लीजिएगा, 2-4 गलतियां होती है, कुछ तो ह्यूमन मिस्टेक होता है। OMR में रंगना चाहिए था ए, बाय मिस्टेक हम रंग दिए बी, ये तो होता है, ह्यूमन टेंडेंसी, गलतियां तो होगी ही। ये 27 क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, वो हटा उठा के, तब आप क्वालिफाइड इसमें माने जाओगे। और तब आपका पेपर 1 का जो कॉपी होता है, जो जनरल स्टडी कहलाता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो इवेल्युएट किया जाएगा। अदरवाइज आपका वो वाला कॉपी रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया जाएगा, और कुछ नहीं होता, रद्दी बन जाता है आपके लिए। दूसरा चीज, ये मैंने क्यों लिखा 55 to 60? मेरे हिसाब से 55 to 60 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना बेस्ट अटेम्प्ट माना जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसके बाद एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि क्यों मैं 55 से 60 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। 55 से 60 क्वेश्चन को क्यों करना चाहिए। मैं आपको कभी ये नहीं सलाह दूंगा कि आप 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन करके आना एग्जाम हॉल से, और आपको करना ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये बताओ, आपको यहां पीएचडी थोड़ा ना करना है मैथ्स में। चलो एक स्टूडेंट यहां पे 78 मार्क्स या 78 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया, खूब मेहनत किया एक स्टूडेंट, मतलब दिन रात एक कर दिया, अपना मेन पेपर को छोड़ दिया इसमें पास होने के चक्कर में। और एक स्टूडेंट ओनली 29 क्वेश्चंस को सही कर पाता है। बताओ दोनों में क्या फर्क है? कौन बेवकूफ हुआ, कौन अच्छा हुआ?
ये वाला बेवकूफ़ हो गया, ये तो कम नंबर लाया है। ये वाला बेवकूफ़ है, बताओ इसको क्या जरूरत, 78 में भी तुम्हारा वही काम होना है जो 29 में काम होना है, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक तरीका बताएंगे हम कि आप कहाँ पे जाकर सेफ जोन में रहोगे और आपको कम से कम इतना अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पे किस तरीके से कमांड करना होगा। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, देखो कंपटीशन का पहले एक हिसाब किताब है कि कंपटीशन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं किया हुआ था कि फलाने चैप्टर से मैं इतना पूछूंगा। ये केवल मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेपर 1 की भी बात अगर करूं तो उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि हिस्ट्री का फलाने टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी का फलाने टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा? कभी ऐसा हुआ आज तक? कभी नहीं हुआ, यहां भी नहीं होगा। लेकिन ऑन एंड एवरेज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए आदमी अनुमान लगा पाता है कि चीजें ऐसे पूछे जा रही, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे पूछा जाएगा। और हम लोग भी इसी बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ चीज़ों को कम फोकस करते हैं। बस इसमें चूंकि क्वालिफाई होना है आपको, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना में आपका काम हो जाए, उससे ज़्यादा हम लोग काम इसमें नहीं करेंगे। तो क्या आपके सामने ये क्लियर है? सीसेट में 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। पहले दिमाग में सिलेबस दिमाग में होना चाहिए बाबू, एकदम हमेशा दिमाग में होना चाहिए। हमको आपके पास ये बात तय होना चाहिए कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, कितना करना है, बस ये बात फिक्स होना चाहिए। 80 क्वेश्चंस क्यों? 200 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसमें से 80 क्वेश्चंस पूछे जरूर जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम कितना ले आना है? 27 क्वेश्चंस कंप्लीट करना, बिल्कुल सही सही, ताकि आप क्वालिफाई कर जाए इसमें। यानी ये जो 80 क्वेश्चन से 27 क्वेश्चन के पास आप पहुंचे, इसका वैल्यू होता है 80 का 33% के पास आप पास कर जाते हो। इसके लिए सेफ जो होता है 55 to 60 क्वेश्चन अगर आप करते हो, कुछ कुछ गलतियां काटते हुए, ये सही माना जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद देखो पूछा क्या जाता है सीसेट में, पूछा कुछ 3 चीज आता है सीसेट में, 3 चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। एक्चुअली कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में, मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एग्जामिनेशन, मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह बात दिमाग में, जेहन में डाल लो अपना। मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या इवन यूपीएससी क्यों ना हो, मैथ्स होता ही नहीं कहीं पे। भले ही मैंने मैथ्स लिखा आपको बस दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली यहां पे होता क्या है? यहां पे होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये लिख के देते हैं। हिंदी में होता है मात्रात्मक संख्यात्मक अभियोग्यता, हिंदी में आता है ये मात्रात्मक अभियोग्यता या संख्यात्मक अभियोग्यता, हिंदी में ऐसा लिखा होता है। आप देखना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एडवर्टीजमेंट उलट के देखना, आपको मैथ्स लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। हाँ, रीजनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, कंप्रिहेंशन लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी लिखा हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश लिखा हुआ मिल जाएगा, मैथ्स लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। अब बोले कुछ कुछ होता है सर, हम बताएं कहाँ पे होता है? टीचर के एग्जाम में होता है। जब आप मैथ्स का पर्टिकुलर टीचर बनने के लिए बीएड वीएड करके जाओगे, तो भाई तुम तो उस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, तो वहां तो चाहिए मैथ्स। अब कोई मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूएट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स? दोनों में क्या अंतर है? क्यों फॉर्म निकालने वाले जो होता है, वहां जो कमीशन बैठा होता है, क्या बेवकूफ होता है जो मैथ्स को क्यूए लिख के देता है? आपको क्यों ऐसा किया जाता है आपके साथ? बिल्कुल, ये जनरलाइज टर्म है, इसमें कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए बस, और इसमें एडवांस नॉलेज होता है, इसमें मास्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें बैचलर डिग्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है मैथमेटिक्स। लेकिन आपसे बैचलर डिग्री का क्वेश्चन तो पूछना नहीं उनको, तो आपके लिए लिखा जाता है वो लोग क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा जो पूछा जाता है आपसे सेक्शन, वो होता है रीजनिंग का, और तीसरा सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का। क्लियर है तीनों सेक्शन? कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा ये अब बताते हैं हम लोग। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, अप टू क्लास 10। यहां पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होती है, वो अप टू क्लास 10 होता है। 10 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहने का होता है वो 10, केवल कहने का होता है। भले आपका एडवर्टीजमेंट लिख देगा अप टू डिफिकल्टी लेवल क्लास 10, लेकिन होता नहीं है, सच्चाई कुछ और है। ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो हम लोग उसी बेसिस पे पढ़ाई करेंगे।
रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग का कोई क्लास नहीं होता है, क्योंकि रीजनिंग किसी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है। वैसे आप अगर कभी एमएससी या बीएससी करोगे मैथ से, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर बन के आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर कोई यहाँ बीएससी बैठे होंगे कोई मैथ्स ऑनर्स के साथ, तो उनको पता होगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था फाइनल ईयर के आसपास में। ये होता है। यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाता है, यहाँ से लगभग रख लीजिए आप 30 से 35 क्वेश्चन। ये वैरी करते रहता है, मतलब ये कोई जरूर नहीं कि मैंने 30 बोला तो 30 ही पूछ दिया जाएगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन यहाँ कम बेसी हो जाए, यहाँ भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और बाकी बच गए आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से। आपको बिल्कुल वरी करने का जरूरत नहीं है। आपके सामने मैं भी आया हूँ आज, तो आपको मैं क्वेश्चंस का पैटर्न भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछ के लाता है आपके पास, ये कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे हम आज, और कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कैसा होता है, सब नहीं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाएंगे अभी, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमको किस लेवल तक का पढ़ाई करना है। अब इतना तक बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं भी आपसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आपसे, आप पूछने में हेजिटेशन मत रखना अपने अंदर। आप पढ़ने आए हो, बेझिझक होकर पढ़ाई करो, और कभी भी मुझे ये ट्रीट मत करना कि सर क्या सोचेंगे। सोचने वोचने वाला कुछ नहीं होता है। सर यही सोचेंगे कि मेरे सामने बैठा हुआ बहुत स्मार्ट बच्चा है, वो हमेशा होता है, और अगर नहीं तो स्मार्ट उसको करके जाना है हमको। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कभी भी ना केवल मेरे सब्जेक्ट में, अगर आपको कोई और भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक बोलिए, मैं मेरे से सॉल्व होने लायक रहा तो करूँगा, या मैनेजमेंट को मैं बात जरूर बता दूंगा। कुछ लोग होते हैं, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैं देखता हूँ कि लोग फैकल्टी को बताते हैं प्रॉब्लम, मैनेजमेंट को बताने से डरते हैं। तो आप मुझसे बताओ, और बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे एज ए बड़ा भाई ट्रीट करो, दोस्त की तरह ट्रीट करो, बट वो वाला दोस्त नहीं, इन्हीं के रोड पे चल क्या कैसे हो, ठीक हो ना, वो वाला दोस्त नहीं, अच्छा वाला दोस्त, जहाँ पे आप आराम से अपना दुख सुख शेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर है? लगभग क्वेश्चंस का ट्रेंड यही चलते आया है, पिछले 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते आया है। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लगभग, इसीलिए वर्ड हमेशा मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कभी कभी डिफिकल्टी लेवल को भी आगे पीछे किया गया है, कभी मैथ्स को थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया है, कभी रीजनिंग को थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया है, लेकिन हमेशा लेवल को मेंटेन रखा जाता है। मेंटेन कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई एक टॉपिक को, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडरेट कर देगा। डिफिकल्ट नहीं होता है कोई क्वेश्चन, मॉडरेट कर देगा, थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को इजी कर देगा, ये होता है इसमें। चलो हम आते हैं इसके बाद आगे, ये बात, इसके बाद मेरा ये है। अरे क्या कर रहा है ये? सेंड करने, कहाँ सेंड करने बोल, रांची हेमंत सर के पास? देखो इसमें भी कट गया भाई। अब हम आते हैं अपने मेन चीज के जगह पे, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना रीजनिंग है, पढ़ाना रीजनिंग है, तो हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे। मैथ्स में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये मैथ्स के सर आपको बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया कि लगभग क्वेश्चन मैथ्स से इतने पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, मैथ्स का भी वेटेज है, और लगभग बराबर वेटेज है। अब हम देखते हैं कि इसमें रीजनिंग में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक होता है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। ये जो मैं आपके सामने स्लाइड लगा रहा हूं, ये कंप्लीट सिलेबस है जो पूछा जाता है रीजनिंग में। किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं होते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये क्लास न केवल सीसेट के लिए होगा, बल्कि उसमें आप आने वाला अपने जनरल लाइफ में भी उसका यूज कर पाओगे। मतलब किसी और एग्जाम में कभी बैठ गए, या घर में कोई छोटे भाई बहन पढ़ रहे हो, कभी आपसे ऐसा होता है, अगर आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई रिलेटिव आपसे नीचे कैटेगरी का तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन का, तो उनको एक बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है आपसे, यानी मेरा भाई तो यूपीएससी का बंदा है ना, वो तो सब कुछ जानता होगा, उनसे कुछ भी पूछ दे। तो ये बात प्रूफ कीजिए उसके सामने कि हम सब कुछ जानते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करके रखना पड़ेगा।
इसमें पूछा क्या क्या जाता है, इसमें पूछा जाएगा कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई एक फलाना दिन के बारे में बता दिया जाएगा। फलाने दिन के बारे में जैसे बोल देगा कि आज किसी एक तारीख को लेके, आज 15 फरवरी 2022 को ट्यूसडे है, तो मुझे बताओ आज से 3 साल पहले इसी तारीख को मीन्स 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। ये इससे क्वेश्चन आता है। अब आप वहां ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर लेके तो नहीं बैठोगे, होता है ऐसा? ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर लेके आएंगे, अरे रुको हम देख के बता, रुको 3 साल कैलेंडर निकालो फटाफट लो। अच्छा नहीं तो मोबाइल है ना मेरे पास, भैया मोबाइल आपका तो सीज हो जाएगा। अब क्या करोगे, वहां पे दिक्कत वहां पे होगा। अचानक एक कोई भी डेट उठा लेगा, फलाने तारीख को कौन सा दिन था बताइए। फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन, इस दिन को ये तारीख है तो उसी महीने के तीसरा बार वो जो दिन जब आएगा, मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर महीने का जनवरी महीने के फर्स्ट सोमवार को 3 तारीख है, जनवरी महीने के फर्स्ट सोमवार को 3 तारीख है, तो फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को कौन सा दिन होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें समझ आ रहा है बात, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमको करना क्या है। यहां से यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बात तो आपको कैलेंडर देखते के साथ दिमाग में आ गया होगा कि कैलेंडर से क्या ही पूछ सकता है वो। कैलेंडर में क्या होता है, दूध का हिसाब होता है, पूछेगा हमसे? नहीं पूछता है। कैलेंडर में होता है ना दूध का हिसाब, अखबार का हिसाब होता है, थोड़ा ना पूछेगा हमसे। वो हमसे क्या पूछेगा, कैलेंडर का। कैलेंडर में 2 चीज होता है मेन चीज, एक दिन बताने के लिए और दूसरा तारीख बताने के लिए होता है। बस क्वेश्चन वहीं से निकाल के आपको दिए जाएंगे। कोई दिन दे के तारीख पूछेगा, तारीख दे के दिन पूछेगा, कोई स्पेशल तारीख पूछ के बारे में दिन पूछ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बर्थडे के दिन का कौन सा दिन था, सबको याद है, लेकिन तरीके से कैलकुलेट करके कोई बता दे, दिक्कत है उसमें। जिस दिन भारत आजाद हुआ था, देखो एक बार का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एसएससी का क्वेश्चन था ये, जिस दिन भारत आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था। हाँ फ्राइडे। अब उसका तरीका पता जिसको रहेगा तुरंत निकाल लेगा, जिसको नहीं पता रहेगा नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसके बारे में पढ़ोगे, आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना इजी लेवल से पढ़ाई दूंगा, इतना लो लेवल से लेकर चलेंगे हम कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, आप कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, निश्चित रूप से कर लोगे। दूसरा आता है टॉपिक आपके पास क्लॉक। अब क्लॉक में क्वेश्चन कैसे पूछता है, शायद ही कोई ऐसे इंसान यहां बैठे होंगे मेरे सामने जिनके घर में ये ना हो, शायद ही कोई ऐसे होगा जिनके घर में ये ना हो। कोई है क्या यहाँ पे? सबके घर में है। किसके घर में नहीं है? नहीं, किसके घर में नहीं सर, बता दो थोड़ा मुझे। टूट गया है ना? तो क्वेश्चन जो पूछेगा टूटा हुआ से ही बना देंगे हम। वो जो क्वेश्चन पूछेगा चलता हुआ घड़ी नहीं, कभी नहीं लिखेगा चलता हुआ या रनिंग वॉच होना चाहिए, नहीं, कोई भी तरह का घड़ी चलेगा। आप बताते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन का 3 ट्रेंड होता है, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा, अच्छा किसी भी घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं जी, कांटा कितना होता है उसमें? 3, 1 मिनट और 1 सेकेंड और 1 और का आवर का हैंड, हो गया कंप्लीट। अब पूछा जाता है उसमें क्या, मिनट का और घंटे का सुई के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एंगल पूछ देगा आपसे। 4:20 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा मिनट और घंटे के सुई के बीच में। सेकेंड वाला पे क्वेश्चन नहीं बनता है, पहले बताता हूं मैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनट और घंटे के सुई पे बस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में ये पूछ देगा। इसी को रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बताओ एक कांटा 4 बजे है, दूसरा कांटा कहां पे होगा? अच्छा, एक कांटा 4 बजे, दूसरा कांटा 5 पे, 30 डिग्री कोण बना देगा। इतना जल्दी क्विक आंसर तो हम भी नहीं दे पाएंगे भाई, इतना आसान भी नहीं है। दूसरा ट्रेंड हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन कहां से बना पाओगे? अब ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में गया। देखो आज के क्लास में मैं आपको जो दिखा रहा हूं बस उसको आप देखो, और ये समझाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पूछा क्या जाएगा और आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा यही क्लास का ट्रेंड होता है और मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक घड़ी का समय ऐसा दिखा देगा और आपको छाप देगा, वहां पे हो सकता है छाप दे घड़ी और बोलेगा किसका वाटर इमेज क्या बनेगा।
वाटर इमेज अलग होता है और मिरर इमेज अलग होता है। वाटर इमेज नीचे बनता है और मिरर इमेज सामने बनता है। मिरर इमेज, अच्छा मिरर किसी को देखो नीचे रखते हुए से नहीं, मिरर हमेशा दीवार पे लगाया जाता है फ्लैट मोड में से। तो वाटर इमेज क्या बनेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिरर इमेज क्या बनेगा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक, कोई पर्टिकुलर टाइम में कितना डिग्री का एंगल बनेगा मिनट के सुई और घंटे के सुई के बीच, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, कोई एंगल देके आपसे पूछ लेगा कि ये कितना बजे का एंगल है। और तीसरा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका वाटर इमेज क्या होगा और उसका मिरर इमेज क्या होगा। क्लियर है? कैलेंडर आपको समझ आया कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लॉक आपको समझ आया होगा कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब इसमें क्या था, हाँ यहाँ पे इसको देखते हैं, याद करते हैं क्या था। अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसमें कौन कौन सा चीज आएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग में बहुत सा चीज पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए उतना कुछ नहीं। अर्थमेटिक रीजनिंग में पूछा जाएगा कोई सीरीज दे देगा, या कोई ऐसे एक बॉक्स बनाएगा और बॉक्स में से 4 खाने बना दिए जाएंगे। यहां कोई डेटा देगा, यहां डेटा देगा, यहां डेटा देगा, अब पूछेगा कि यहां क्या होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी देखे हो? होता था, एकेडमिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते थे हमारे स्कूल में, ऐसा भी क्वेश्चन होता था। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले पता है कौन बनाता है, जो सुडोकू पर ध्यान देता है, जो पजल बनाने जानता है, उसके लिए बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है। और ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर एग्जाम में बन गया तो बन गया, और एक बार जहां दिमाग में नहीं क्लिक हुआ ऑप्शन, तो पूरा 2 घंटा भी उसको दे दोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन बन गया तो बन गया, अगर इसके ट्रेंड को, अगर इसके पैटर्न को तुम समझ गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पा रहे हो और उसके बाद खूब परेशान हो रहे हो, 2 घंटा भी दोगे तो नहीं बन पाएगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है। इस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ तरीका है। आपके पास वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा हम बताएंगे क्या मिलेगा। सो तीसरा टाइप का जो होता है क्वेश्चन, जो आगे आपको टॉपिक पढ़ना है, वो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में का क्वेश्चन काफी आसान होता है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। समझना चीजों को आसान होता है ब्लड रिलेशन में। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, आपके मामा के पिताजी की बेटी की बहन आपके कौन होंगे। कैलकुलेट हो गया आराम से। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन से पूछेगा। फिर बोलेगा किसी तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि वह महिला मेरे पिताजी की बहन के भाई की पत्नी है। बताइए उस लड़के का उससे क्या संबंध है। फिर से कर दे। एक तस्वीर है, तस्वीर पर किसी का फोटो लगा हुआ है, उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है वो तस्वीर मेरे पिताजी की बहन के भाई के पत्नी का बेटा है। हम कहाँ बोले क्वेश्चन? हाँ एक, हाँ हम कहाँ फीमेल बोले थे पहले हम। अच्छा ठीक है, वैसे ही तो क्वेश्चन को अरेंज किया गया, तो चलो फीमेल तो बेटा वाला हटा दो वहां से लाइन। अब इसको ऐसे ही रखो यहाँ पे कि उस तस्वीर में कैसे बोलेगा, उस तस्वीर में वो मेरे पिताजी की बहन के भाई की पत्नी है। बस इतना ही पर रोक दो क्वेश्चन को। तो यही कैलकुलेट करके बस बता देना होता है। चूंकि डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन होता है तो ये आसानी से बन जाएगा आपसे, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन जब कभी कंफ्यूजन होगा ना इसमें, तो खतरनाक टाइप का कंफ्यूजन होता है। सीरीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में। हाँ, ये लिखा हुआ है रीजंस एंड टेस्ट, मतलब आपको कुछ कारण दे दिया जाएगा किसी क्वेश्चन में, आपको किसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट का क्या कंक्लूजन हो पा रहा है, इस स्टेटमेंट का क्या कंक्लूजन निकल पा रहा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आइए अब सीरीज वाला क्वेश्चन भी अर्थमेटिक रीजनिंग से रिलेट होता है। सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे सीरीज में कि जैसे 1, 3, 5, 7, इसके बाद क्या लिखना चाहिए हमको। ये सीरीज का क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। 1, 3, 5, 7 के बाद कौन आना चाहिए? 9। सिंपल सा बात है। ये सीरीज किसका चल रहा है, पैटर्न किसका चल रहा है? ऑड नंबर्स का। फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ, इसके बाद
5 तो ये ऑप्शन में आपको दिखेगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इसको ऐसे लिख दिया 2 3 5 7, अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिए। ये सीरीज का क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है। क्या होना चाहिए बताओ, कुछ दिमाग लगाओ, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बोलो। नहीं -3 नहीं है, -3 इसको मत समझना। हाँ अभी तो ठीक है ना। ये 2 3 5 7 के बाद कौन होना चाहिए? कुछ लोग 9, कुछ लोग 11, ऐसा का है? प्राइम नंबर का सीरीज है 11 होगा, प्राइम नंबर का सीरीज है 11 होगा, ऐसे ही चलेगा ये चीज। तो ऐसे करके आपको सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ऐसे करके मतलब ये नहीं हो कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी आएगा क्वेश्चन, आपको दिखाएंगे वो। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेगा कि अल्फाबेट का किसी लेटर्स को उठाएगा और वहां उस लेटर से मिला मिला के क्वेश्चन को बनाना शुरू करेगा। जैसे ऐसे लिखेगा क्वेश्चन आपके सामने, ABCD एक तरफ से कर देगा और इधर से आपके सामने लिख देगा ऐसे लिख देगा ABCD और यहाँ पे ZYXW ऐसे कर देगा ये चीज आपके सामने, और आपसे पूछ लिया जाएगा LMNO का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो इसका पैटर्न चलता है कि A के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, B के लिए क्या यूज किए, C के लिए क्या यूज किए और D के लिए क्या यूज किए। जो काम वहां करना है वही काम यहां करना है। फिर L के लिए वही चीज करोगे, M के लिए वही काम करोगे, N के लिए करोगे और O के लिए करोगे। ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऐसे करके ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। इसको पूरा यहां से हटाते हैं। अब आता है आगे वेन डायग्राम। हम आपको लगभग सारे टॉपिक का क्वेश्चन भी दिखाएंगे, अभी ये हटाने की जरूरत नहीं है। और आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा, कुछ 2020 का क्वेश्चन है, कुछ 2019 का है, मतलब 2011 से 2020 तक का क्वेश्चन मेरे पास है कलेक्शन, वो आपको मिलेगा इसमें। वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर कोई 12 में मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई किए होंगे, न पढ़े कोई बात नहीं, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, उनके लिए वाला बहुत आसान। वहां पे था ये पढ़ना, एक चैप्टर बनता था सेट्स। देखो मैंने इसलिए बोला कि जो पढ़ाई किए होंगे उनके लिए। अब ये नहीं बोले कि उन्हीं को केवल समझ आएगा। अरे हम आए, अच्छा कभी यूपीएससी ये बोलती है कि अगर तुम साइंस पढ़ो तभी मेरा फॉर्म भरना। अगर यूपीएससी ये बात नहीं बोलती है तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर होगा वो तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा कि मेरे पास जो बैठने वाला बच्चा है, जो एग्जाम देगा, वो आर्ट्स का भी बच्चा होगा, तो क्वेश्चन तो उसी टाइप का फॉर्म किया जाएगा। अब वो +2 का क्वेश्चन उठा के तो नहीं ला के दे देगा तुमको, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करके मिलता है क्वेश्चन। वेन डायग्राम में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, 2 तरह का। एक बार बोल देगा सभी कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते बंदर है, बताइए कुछ चूहे बंदर है कि नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। इसमें इसको सिलॉक्स के नाम से भी बोला जाता है, कुछ लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। फिर बोल देगा एक पार्टी में 100 लोग पहुंचे, उसमें से 20 लोग टी पसंद किए, 60 लोग कॉफी पसंद किए और 30 लोग दोनों पसंद किए। चलो दोनों पसंद कर लिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? एक पार्टी में 100 लोग पहुंचे, उसमें से 20 लोगों ने चाय पिया या चाय पसंद किया, पिया एक ही बात है। 60 लोगों ने कॉफी को पिया और 30 ऐसे लोग थे जो कॉफी ही पी लिया, चाय भी पी लिया। जरा मुझे बता दो कितने लोग ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पिए थे? इसमें ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई +2 की हो तो बताओ जल्दी से, थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 10 हाँ 100 लोग, टोटल 100 लोग। अरे ना ना, प्रश्न सही मालिक, प्रश्न सही है सर आपका, वो वाला दिमाग में ख्याल से निकाल दीजिएगा, प्रश्न गलत है। हम इतना स्लो बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न 110% सही है वो। हाँ उत्तर भी आएगा, इसका उत्तर भी आएगा। अब जरा देखो लॉजिक यहाँ पे क्या समझना होगा, क्लास में होगा डिस्कशन, लेकिन उससे पहले अभी अगर कुछ आया थोड़ा सा जान लो इसमें। अच्छा ये जो 20 लोग हैं ये तो चाय पिए, ये 60 लोग हैं ये तो कॉफी पी लिए।
हाँ वही लोग या पर्सन एक ही बात होते हैं। ये 30 लोग जो है ये चाय भी पिया और कॉफ़ी भी पिया। तो मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग ऐसे हुए जो कुछ भी नहीं पिए हैं उस बगैर। देखो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये रहा एक बॉक्स। ये वैसे लोग यहाँ पे रखेंगे हम जो केवल चाय पिएंगे, चाय पीने वाले लोग होंगे, और ये एक दूसरा ऐसा होगा जहाँ पे कॉफ़ी लोग पिएंगे। और इस बॉक्स में पूरा 100 होगा, इसका स्ट्रेंथ होगा 100 का। यहाँ पर ई वाला जो पोर्शन होगा इसको मैं ग्रीन कलर से रंगता हूँ, या कोई अलग कलर, ग्रीन आया भी नहीं तो अच्छा चलो ये हो गया। देखो यहाँ से ये कौन से लोग हैं, ये लोग हैं 30 लोग जो पहले बोला चलो ना चाय पीते हैं, हमको तो कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे ही पार्टी में एकदम ओवर एक्साइटिंग, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, ऐसे करते लोग, वो वाला है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे कॉफिया पिए ना मजा नहीं आया, थोड़ा चलो चाय पीते हैं चल के। अब तो ये वही वाला कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, ये वही वाले लोग हैं जो दोनों ही पीना चाहते हैं। इसमें 30 आ गया। अब जरा थोड़ा सा देखना, 20 लोग यहाँ पे चले गए, 20 लोग यहाँ पे चले गए जो चाय पी लिए थे। और यहाँ पर कितने लोग हैं, 20 लोग हम बोल दिए थे उसमें, इससे बड़ा वैल्यू 40 करो, इसको 40 करो, हाँ तब ठीक होगा। ये हाँ ये थोड़ा सा हम कम ही बोल दिए थे वैल्यू, अच्छा इसको 40 कर दो, ठीक है। अब तो और वैल्यू बढ़ गया, लेकिन 6 3 9 4 13 अरे भाई तो वैल्यू बढ़ गया अब। हाँ नहीं, अब क्वेश्चन और ज़्यादा सही है, अब क्वेश्चन पूरा ही सही हो गया। ये जरा देखना, अब ये जो 40 लोग हैं ये पी क्या रहे थे, चाय, केवल चाय। और ये जो 30 लोग हैं क्या पी रहे थे, चाय भी और कॉफी भी। क्या इस 30 में इस 40 वाले में से कुछ लोग इसमें घुसे हैं, चाय 40 लोग चाय पिया, हम ऐसे बोलेंगे ना, जो लोग चाय पिए हो यहाँ पे खड़े हो जाओ, जो लोग कॉफी पिए हो यहाँ पे खड़े हो जाओ। और जो दोनों पिया सो वो बीच बीच रहेगा, वो दौड़ते रहेगा, चाय वाला इधर दौड़ के इधर चला गया। कुछ लोग ऐसे होंगे। तो अगर आपसे पूछूं मैं, अब देखो कैसे चलेगा, जो लोग केवल चाय पिए हो यहाँ खड़ा हो, जो लोग केवल कॉफी पिए हो यहाँ खड़े हो, और जो लोग दोनों पिए हो बीच में रहो। क्या ये बात चल सकता है? जो लोग केवल चाय पिए हो यहाँ पे रहिए, जो लोग केवल कॉफी पिए हो यहाँ पे रहो, और जो लोग दोनों ही पिए हो यहाँ पे रहो। यहाँ पे कौन लोग खड़े होंगे जरा मुझे ये बता दीजिए बस। जो केवल चाय पिए हो, जो केवल चाय पिए हो। चाय पीने वालों की संख्या कितनी थी, 40। यहाँ पे कितने लोग खड़े होंगे, यहाँ पे कितने लोग खड़े होंगे, देखो फिर से स्टोरी, फिर से मेरा, एक पार्टी में 100 लोग, 40 लोगों ने चाय पिया और 60 लोगों ने कॉफी पिया। 30 लोग ऐसे थे जो दोनों पी लिया, चाय भी पिया कॉफी भी पिया, उसको पता नहीं था कि रिएक्शन भी करता है बाद में सब। इसके बाद जब काउंटिंग होने लगा कि चाय का बिल भरना है, कॉफी का ही बिल भरना है, तो बेईमानी ना करे दुकानदार या जो स्टॉल लगाया था वहां पे, तो पूछा गया, ए पार्टी में जितने लोग आए हो, जो लोग केवल चाय पिए हो फटाफट यहाँ पे खड़े हो जाओ, जो लोग केवल कॉफी पिए हो फटाफट यहाँ पे खड़े हो जाओ, और जो दोनों पिए हो बीच में रहना, ताकि हम कभी इधर भेजे कभी इधर ही भेज सके आराम से। जरा मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग खड़े होंगे कॉफी चाय वाली लिस्ट में? 30 को। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम डेली लाइफ का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, रेस्ट बने कितना? क्या आप नहीं बोल सकते हो कि सर 40 पूरा चाय पीने वाला था, जिसमें 30 को दोनों था, दोनों को बीच में लाकर रख दिए। अब दोनों जब बीच में आके खड़ा हो गया, अब बोलेंगे चाय वाला जो केवल चाय हो यहां पहुंचो। यहां पे कितने लोग बचेंगे आपके पास? मात्र 10। क्यों? ये 30 तो कट गया ना वहां से, ये 30 तो कट गया, इसके पास कितना वैल्यू बचा? केवल 10। इसके पास कितना वैल्यू बचा? 60 30, इसके पास केवल 30, 60 नहीं बचेगा इसके पास, केवल 30। क्योंकि 30 जो दोनों पिया तो बीच में आ ही गया, और वो उसी में से ना निकल के इसमें आएगा, इसी में से ना निकल के आएगा। अब जरा मुझे बताओ, 10 लोग ऐसे थे जो केवल चाय पिए, 30 लोग ऐसे थे जो केवल कॉफी पिए, और 30 लोग ऐसे थे जो चाय भी पिया कॉफी भी पिया। क्या ये जो आप सर्किल के अंदर का वैल्यू देख रहे हो, क्या ये जो सर्किल के अंदर का वैल्यू देख रहे हो, ये वैसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने चाय या कॉफी, मैं चाय और कॉफी नहीं बोल रहा हूं,
मैं चाय या कॉफी बोल रहा हूं, मतलब ये हुआ या तो चाय पिया होगा, या तो कॉफी पिया होगा, या तो दोनों पिया होगा। चाय या कॉफी का मतलब यही होता है, या का मतलब अलग है हिंदी में और इंग्लिश में होता है, और एंड का मतलब अलग होता है हिंदी में, अलग होता है वो। मतलब ये हुआ इसमें वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जो चाय केवल चाय, कॉफी केवल कॉफी, और दोनों। कितने लोग हो गए जो कुछ ना कुछ पी लिया हो? सब पी लिया, सब लोग पी लिया। लोग कितने पहुंचे थे वहां पे? 100 में 30 लोग यहां पी लिया, 30 लोग यहां पी लिया। यहां पे कितने लोग पिए? कितने लोग हो गए पूरे? बाकी कितने लोग रह गए जो कुछ भी नहीं पिया है? वो बाद में देखेंगे पंडित जी कहाँ पी रहे हैं। नहीं समझ में आया आप लोगों ना? नहीं समझ आ रहा है? अच्छा रुको, इरेज करते हैं क्वेश्चन को, फिर से हम डालते हैं क्वेश्चन। 20 वाला पे क्वेश्चन गलती हो जाएगा थोड़ा सा, क्या कि यहाँ से हाँ 20 वाला सही कब होगा? क्वेश्चन 20 वाला को भी सही करते हैं, थोड़ा रुको। अरे ई कहाँ क्लिक कर दिया, हमको आना चाहिए उस पर। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। मैंने कहा कि एक पार्टी में टोटल 100 लोग आए, टोटल 100 लोग आए, ठीक। इसमें से चाय पीने वाले लोग हैं 40, कॉफी पीने वाले लोग हैं 60, और चाय भी और कॉफी भी ये है 30। अब बोलोगे 100 लोग है ये थे, और यहां तो आप एकदम मैंने झोल झाल कर दिए। बताइए 130 लोग का रिप्रेजेंटेशन करवा दो, कैसे होगा ये सब? तो होगा क्योंकि ये 30 लोग जब को दिख रहे हैं ना, ये दोनों में घुसा हुआ है। अब देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको बनाना होता है ऐसे 2 डायग्राम। ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा चाय को, टी को, और ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा कॉफी को। अब जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है वो दोनों के लिए होगा। फिल करना शुरू करते हैं, वैल्यू फिल करते हैं हम लोग। और ये जो एक बनता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हुआ कंप्लीट वैल्यू। जो लोग होंगे, चाय पिएंगे नहीं पिएंगे, कॉफी पिएंगे नहीं पिएंगे, कोई मैटर नहीं करता, ये लोग हैं जो पार्टी में पहुंचे हैं, यहां के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है, और यही तरीका होता है, सबसे अच्छा ही बोलो, और यही तरीका ही होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। सबसे पहले कॉमन पार्ट को भरते हैं हम लोग, कॉमन पार्ट का वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखो आपसे फिर एक बार मैं पूछ ले रहा हूं कि यहां पे जो वैल्यू आएगा, ये सर्किल को, ये वाला सर्किल को, इतना दूर का ये जो वैल्यू होगा इधर वाला, ये चाय को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉमन वैल्यू यहां पे जाने वाला है, ये कॉमन वैल्यू यहां पे जाने वाला है, यहां पर ऐसे 30 लोग वैसे होंगे जो दोनों में रहेंगे, ठीक है। अब जरा बताओ चाय पीने वाले लोग जो यहां से यहां तक के हैं कितने लोग थे? पूरे 40 में से 30 लोगों को तो मैंने जगह दे दिया। क्या इसमें 30 लोग ऐसे हैं जो चाय पिए हैं? क्या इसमें ऐसे 30 लोग हैं जिन्होंने चाय पिया है? ये मैटर अलग है कि कॉफी भी पिया है, ये मैटर अलग है, कॉफी भी पिया है वो मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं चाय पिया कि नहीं पिया? हाँ चाय पिया। तुम बाकी क्या पिए, पान भी खाए, उसको मैटर नहीं पूछ रहे उसके बारे में। हम चाय पियो तो हाँ पिए हैं। अब हम पूछेंगे नहीं, ये तो 30 लोग आ गए, लेकिन चाय तो 40 लोग पिया है, चाय तो 40 लोग पिया है, 30 लोग को यहां बैठा दे रहे हो, बाकी 10 लोग कहां गए जी चाय पीने वाले? वो यहां पे होंगे, वो वैसे लोग होंगे जिन्होंने केवल चाय पिया है। आपको इन दोनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है? एक बार मैं बोल रहा हूं केवल चाय, एक बार मैं बोल रहा हूं चाय और कॉफी दोनों, और एक बार मैं बोल रहा हूं चाय, न उसमें केवल जोड़ रहा है न दोनों जोड़ रहे हैं। जब मैं बोलूं, जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो चाय, मीन्स ये पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जब आपको बोले केवल चाय, उसमें से ये कॉमन पार्ट्स को हटा देना होता है। केवल चाय का मतलब क्या होगा? कॉफी नहीं, तो कॉफी वाला हटा दोगे। और जब बोला जाए चाय और कॉफी, हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला और नहीं, चाय और कॉफी हिंदी वाला और, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा वो। अब समझ आ रहा है कुछ? क्या ये सर्किल जो टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था, टी को रिप्रेजेंट कर ये वाला सर्किल, इसका वैल्यू, इसका स्ट्रेंथ 40 हो गया, इसका स्ट्रेंथ 40 हो गया। हमको इतना ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था चाय वाले के लिए, 40 कंप्लीट। हम आते हैं कॉफी का वैल्यू पुट करने के लिए। ये वाला सर्किल, ये जो सर्किल देख रहे हो तुम यहां से यहां तक, ये वाला सर्किल जो देख रहे हो, यहां से ये वाला सर्किल, ये वाला ऐसे इधर,
इसको कितना वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू डालना कितना है हमको, टोटल 60 डालना है, लेकिन 30 डाला जा चुका है, बचेगा कितना 30 वैल्यू। अब अगर डायग्राम देख के आपसे पूछे क्या आप इस तरह से आंसर देने के लिए तैयार हो, 10 वैसे लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? 10 वैसे लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, 30 वैसे लोग हैं जो केवल कॉफी पिया है, क्या मेरा स्टेटमेंट ये सही है? 30 वैसे लोग हैं जिन्होंने चाय पिया और एज वेल एज कॉफी भी पिया, ये बात सही है? कुल मिला के मैं आपसे पूछूं वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ पिया हो, चाय पिया हो चाहे कॉफी पिया हो, कितने लोग हैं बता दो? 70 कुछ पिया हो। अब जिन्होंने कुछ पी लिया हो टोटल में से उनको माइनस कर दोगे तो वो कौन से लोग बचेंगे? जिन्होंने कुछ नहीं पिया हो। मेरा तो वही क्वेश्चन था, जिन्होंने कुछ नहीं पिया है, तो पूरा वैल्यू था कितना 100। जिन्होंने कुछ पिया हो, केवल चाय पिया हो, दोनों पिया हो या केवल कॉफी पिया हो, मैटर नहीं करता। मैटर यह है कुछ पिया हो, तो यहां जो कुछ नहीं पिए हैं जो बाहर बचे रह जाएंगे वो कितने लोग हो जाएंगे? 30 हो गया खत्म। यही तो करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन ही वेन डायग्राम में मिलेगा। ये कुछ ज्यादा हो गया ना, फर्स्ट क्लास में इतना पढ़ा दीजिएगा तो दिक्कत है फिर। हाँ तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। चलो छोड़ो, हम उड़े जानते हैं। अब अगर मैं इतना टाइम इसके पीछे में दिया हूं, अब आप सेटिस्फाई हो कि नहीं से बताओ? अब आप इस टाइप का क्वेश्चन बना पाओ कि नहीं? बस अगर ये सीख गए तो हम ये समझेंगे कि ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम यूज में आ गया। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस पर आएंगे, फिर से विस्तार से इसको देखेंगे, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे हम। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चंस आपने पूछ दिया था, बता ही दिए, तो बता दिए इसको। चलो, अरे तुमको क्या हो गया? अरे भाई क्या क्या होते रहता है इसको। हाँ ये आया आपके सैनडिस्क। आ जाते हैं आगे अपने टॉपिक पे हम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ये हो गया क्लियर। यहां तक आपने देख लिया सीरीज का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम। सिटिंग अरेंजमेंट में कैसा क्वेश्चन आता है? सिटिंग अरेंजमेंट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। बैंक में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनका एकदम उनके पत्नी से भी प्यारा क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट। सही बता रहे हैं? हाँ इसीलिए सही बात है एकदम। पता नहीं क्या ये लोग कुछ बात बता नहीं बता, कुछ है तो बोलो। मतलब बैंकिंग का ऐसा कोई प्रीलिम्स मैंने देखा ही नहीं जहां पे इससे क्वेश्चन निकल के जाता हो। कोई दिक्कत है क्या उसमें? ठीक है ना। वो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा? आपको कुछ लोग दे दिए जाएंगे, बोलेंगे ये लोग राउंड टेबल में बैठे हुए गोल गोल ऐसे, ये उसके लेफ्ट से दूसरा है, वो उसके राइट से तीसरा है, वो उसके सामने है, वो उसके पीछे है, ऐसे वैसे। किसी का सेंटर, किसी का फेस सेंटर की ओर है, किसी का फेस सेंटर से बाहर की ओर है, ऐसे करके घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। एकदम ठीक ऐसे जैसे मैंने बोला, एक राउंड टेबल होगा, उसमें 7-8 लोग होंगे, ऐसे मान के चलो ABCD, ऐसे करके 8 लोग होंगे, ऐसे करके कुछ। इसमें बोलेगा AC के लेफ्ट से तीसरा नंबर पे है। अब आपको एक डायग्राम बना के देखना होगा और फिर इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट। एक इसमें लीनियर अरेंजमेंट भी होता है और उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जब लोगों का फेस उत्तर साइड में होगा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और जब उनका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन आता है लीनियर अरेंजमेंट में। एक बार नॉर्थ साइड में फेस होता है, एक बार साउथ साइड में फेस होता है। इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएगा? एक बार उनका फेस सेंटर की ओर होगा। अच्छा जरा बताओ, राउंड टेबल पे लोग कैसे बैठ सकता है? एक बार इस तरफ का चेहरा करके बैठ सकता है और एक बार इस तरह से चेहरा करके बैठ सकता है। अच्छा दोनों से क्वेश्चन अलग अलग कैसे बन जाता है? राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बैठूं फेस को अंदर करके तो मेरा ये राइट बनेगा, मेरा लेफ्ट बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे बैठ जाए, अब देखो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, चेंज होगा कि नहीं होगा? इसी का फायदा उठा लेते हैं क्वेश्चन सेटर, इसी का फायदा उठा लेते हैं। और हद तो तब करते जब एक ही क्वेश्चन में कुछ लोगों को बोलेंगे सेंटर की ओर है, कुछ लोग सेंटर से बाहर है। अब कंफ्यूजन वहां से होता है। तो कोई हड़बड़ी की बात नहीं है।
आप इतना पहले समझ लो कि आराम से बनाएंगे, ठीक ढंग से पढ़ते चलेंगे। आगे है पजल टेस्ट। हिंदी में पजल का मतलब पता क्या होता है? हिंदी में वो वाला हिंदी, इंग्लिश पजल नहीं बोल रहे हम ना, वो तो अंग्रेजी वाला पजल होता है। हिंदी में खोरठा में पजल का मतलब होता है, हाँ वही वाला। तो ये क्वेश्चन वैसा ही होता है, बोलते हैं ना पजल, एकदम पजल ही, चाकू एकदम पजल है ना, ये वाला वैसा ही क्वेश्चन होता है। धार वाला पजल देखो, जो थोड़ा सा चौक वही वाला, हाँ वही चीज है जो, तो उसी को पजल बोलते हैं हिंदी में। लेकिन यहां पेचीदा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये पजल टेस्ट में आपको क्या करवाया जाएगा, आपको कुछ सीरीज दिए जाएंगे और उस सीरीज में पूछा जाएगा कि आगे का नंबर क्या होगा, बीच का कोई नंबर गायब कर दिया जाएगा, आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, बीच का नंबर गायब, बोलेगा यहां पे क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। फिर एक एक से बॉक्स बना दिया जाएगा, हो सकता है सर्किल बना दे और ऐसे बना दे, ऐसे यहां 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 वैल्यू भर दो, यहां भी भर दो, यहां पूछ देगा क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है पजल टेस्ट में। तो इतना टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को देखा 10 टाइप का यहां पे हो गया क्लियर। ये 10 टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतना में लग रहा है बाप रे कितना पढ़ना है हमको, ही तो उधर पेपर 1 तो ऐसे ही थका रहा था, ये तो और है। लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखने में जितना बड़ा लगता है ना इतना कुछ है नहीं। क्लॉक आधा घंटा, कैलेंडर आधा घंटा मात्र। एक बार कॉन्सेप्ट आप मेरा ध्यान से देख लेना और बिना हेजिटेशन के जितना भी डाउट होगा बता देना हमको बस, और उसके ठीक 5 मिनट के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप धड़ाधड़ आंसर ना करने लगे तो फिर बोलना हमको, करोगे आंसर। इस पे कोई मतलब ये इशू नहीं है कि सर हम तो, मेरा तो मैथ बहुत वीक है, मैथ छोड़े हुए 3-4 साल बीत गया, कोई मैटर नहीं करता है, उससे कोई मैटर नहीं करता वो सब चीज़। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतना ही नहीं पढ़ना है, कुछ और भी पढ़ना है टॉपिक। ये पार्ट 2 है, पुष्पा का पार्ट 2 है। हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं, यहां भी झुकेगा नहीं भी। इसमें क्या पूछेगा, सेलोगिज्म। सेलोगिज्म में 2-3 तरह का टॉपिक होता है। एक वही जो बोल रहे थे सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी बंदर बिल्ली है करके क्वेश्चन जो पूछता है, एक ये पूछा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से भी इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार। दूसरा स्टेटमेंट इंक्लूजन। देखो ये भले ही आपको इतना रंगीन दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, आप अगर सही में यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला बहुत आसान बनने वाला है, क्योंकि इसमें ही जांच होता है दिमाग का, इसमें ही आपका थिंकिंग लेवल का टेस्ट होता है कि सही में आप यूपीएससी के लिए हो या बस यूपीएससी रट लगा रखे हो। क्योंकि यूपीएससी मीन्स लॉजिक लर्निंग, रोट लर्निंग पे कोई ध्यान नहीं है यूपीएससी का। रोट लर्निंग के लिए बना है बाकी क्लर्क लेवल का जो भी है जॉब। अधिकारी और पदाधिकारी अगर बनना है तो रोट लर्निंग की ओर भागना नहीं पड़ेगा आपको, आपको चाहिए लॉजिकल लर्निंग। अब यही तो कारण है ना कि क्यों आप अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है आपको। इसको पहले नोट कर लो। देख रहे कुछ लोग हैं बहादुर बच्चे एकदम, जिनको यहाँ रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ रखना। चलो पहले यहीं पे रख लो, ठीक है रखिए इसको, ठीक है। हमको भी थोड़ा सा ज़रूरत है पानी उनी का। हो गया, नोट कर लिए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इतना ब्रॉड सिलेबस है, नहीं है ब्रॉड सिलेबस। आपको बस मैं डराने के लिए लेकर आया हूँ ताकि पहले ही क्लास में सरेंडर कर दो। जो उस किस्म के बच्चे होंगे जो बस रात में सपना में अचानक से यूपीएससी को अपने में आया, चलो अरे मेरा दोस्त भी यूपीएससी कर, चलो कर लेते हैं, तो इसलिए पहले ही हम ऐसा दिखा दे रहे हैं कि तुम लोग पहले ही देख कर डर जाओ। और जो हिम्मत करेगा, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और हर एक कमीशन को तो यही चाहिए, कमीशन को फाइटर चाहिए, उसको लीडर चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए उसको। देखो इसमें पढ़वाता है डिसीजन मेकिंग, क्यों? क्योंकि उसको लीडर चाहिए जो ऐन मौके पर डिसीजन ले सके। अब आप कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के डीसी बन के जाओगे
और आपका क्लर्क आपको सलाह दे, सर आपका ये वाला स्टेप गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत है। फिर बरही में कर्फ्यू लग गया, वहाँ का अगर डीसी स्ट्रांग ना रहे, मतलब हजारीबाग का, तो दिक्कत है कि नहीं वहाँ पे। फिर अचानक से डिसीजन लेना है आपको, और आपका हर एक डिसीजन, सोचो आप एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो आपका डिसीजन भी उस तरह का होना चाहिए। तो लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए पढ़वाया जाता है सीसेट में भी। पूरा लिख लिए। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग, ठीक है। बाकी लोग सब इंग्लिश में हो, कंफर्ट है ना। मतलब आपको जो क्वेश्चन देंगे, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दे, उसको हिंदी समझा दे तो समझ आ जाएगा, या क्वेश्चन हिंदी में ही चाहिए, आप दोनों बोल दीजिए, मैं दोनों तैयार हूं। ऐसे क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है कोई, क्वेश्चंस को हिंदी में समझ लीजिए आप अगर हो सके तो। और जो मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, जो बताऊंगा, वो तो बिलिंगुअल होगा ही। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इस पे, क्या क्या इसमें है। इसमें जरा देखिए, आपको मिलेगा सेलोगिज्म। सबसे पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या ये कंक्लूजन सही है या इसमें कुछ और करने का जरूरत है, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या, इसमें आर्गुमेंट पूछा जाएगा। ये दोनों नहीं, ये तीनों चीज और ये भी चीज, ये एक जैसा चीज है, तीनों चारों, यहां से यहां तक देख लो, ये अलग कर दो बस, ये पूरा एक जैसा चीज है। इसीलिए इसको बोलता है एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब यहां पे आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि क्या स्टेप सही होगा, क्या स्टेप गलत होगा। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पैराग्राफ देकर आपसे पूछेगा कि इस पैराग्राफ का गिस्ट क्या है, इसके अंदर क्या इसका गिस्ट ये है, या एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ को आपको एक लाइन में लिख के बताना है, जिससे उस एक लाइन से पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे आप पढ़ते होगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पढ़े हो हिंदी वाले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या किया जाता था, एक लंबा सा सेंटेंस होता था और उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता था, और उस वर्ड को ही हम लिख के उस पूरे लाइन को रिप्रेजेंट कर देते थे। यहां इसी सब चीज का ध्यान दिया जाता है इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, या आप ये जो देख रहे हो डिसीजन मेकिंग में, ये सब इसी बात का ध्यान दिया जाता है। आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद का जो कुछ है। अच्छा उधर से नहीं, चलो भाई तुम इधर से आओ फिर। अब और लास्ट चीज आपके पास जो पढ़ना है वो ये है, इसमें पढ़ना है आपको डाइस, इसमें आपको पढ़ना है सीरीज पीछे भी ऐसे मेंशन कर दिए हम लोग। मिसिंग टर्म्स, ये पीछे बात हो चुका है इस पे। मिरर इमेज हम बता चुके हैं, मिरर इमेज क्लॉक का होता है, साथ ही साथ केवल वो तो क्लॉक में बोले कि मिरर इमेज होता है। जरा ये बताओ मुझे कि आप किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाओगे, आपका क्या इमेज बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये तो आप समझ गए। अब जरा मैं एक ड्राइंग छाप लूं, कोई पेज में कोई चीज ड्राइंग बना ले, फूल पत्ती कुछ भी, और उसको ऐसे रख देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मिरर इमेज कौन सा बनने वाला है। आदमी तो अलग हो गया, आदमी का लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई एक ड्राइंग है, इसी को इमेजिन करो, इसी को मैं बोलूं मिरर इमेज क्या बनेगा। रीजनिंग, एक वर्ड जो लिखा हुआ रीजनिंग का, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, कैसे बनेगा? ये जो जी है वो जो सबसे लास्ट में दिख रहा है वो सबसे पहले दिखेगा, ये जो एन है वो सबसे लास्ट में दिख रहा है वो सबसे पहले दिखेगा, और क्या होगा, ये जी का जो मुंह इधर से है ना, वो इधर से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, होगा ऐसा। ई जो ऐसा देख रहा हो ना, ये ऐसे करके ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, होगा मिरर में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही चीज आपको इसमें समझना है, और ये भी बहुत आसान चीज होता है, कोई टफ चीज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं वाटर इमेज, तो वाटर इमेज लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट नहीं होता है, ऊपर नीचे में चेंजिंग होता है वाटर इमेज में। वाटर इमेज जैसे अगर कभी इमेजिन करना हो ना, तो आप क्या करो, नदी में ऐसे खड़ा हो जाओ, देखो आपका कैसे बनेगा, आपका मुंडे नीचे चल जाएगा, सर ऊपर आ जाएगा, ऐसा होता है। यही चीज होता है वाटर इमेज में। और काउंटिंग ऑफ फिगर काउंटिंग ऐसे दे देगा, कितना ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें, मैक्सिमम किस ट्रायंगल से ही मिल के आता है, कितना ट्रायंगल है ये, एक। आप जरा बता देना कितना ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल इसमें, अच्छा
नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिगर अच्छा से डाउन नहीं हो पाएगा। अब ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लो एक और बढ़ा दिए, यही होता है बस, यही है फिगर काउंटिंग। सब का आपको शॉर्टकट बताया जाएगा, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो टाइम नहीं लगता है उसमें और बहुत आराम से आप बना पाओगे। बस अभी आपको बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं तो उसी हिसाब से इसमें रहेगा सब कुछ। हो गया। क्यूब, क्यूब क्या होता है? वो वाला गेम खेले हो जो क्यूब होता है, ऐसे पता है क्या बोलते हैं उसको हमको, क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्यूब। अच्छा, तो वो वाला गेम होता है ना, तो उसमें होता क्या है? अच्छा, उस एक गेम में या उस एक क्यूब में कितने क्यूब होते हैं जरा बता दो कोई मुझे। सबको लगभग देखे होगे उसको। उस एक क्यूब जो होता है ना, वो उसमें कितने क्यूब छुपे होते हैं अंदर से? ठीक है, सोच समझ के बताओ कितना है। मैं पूछ रहा हूं कितने क्यूब होते हैं उसमें। देखो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक जो मैं आपसे क्लास में बात कर रहा हूं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या मैंने कोई फॉर्मूला के बारे में पूछा? कुछ नहीं। आज मैं जो भी पढ़ाई करूंगा, जो भी आपको सिखाऊंगा, वो विदाउट फार्मूला। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सीसेट में आते हैं जिसके लिए आपको कहीं से कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए, हो जाएगा। जैसे क्यूब का क्वेश्चन प्रेजेंट ऑफ माइंड से ही बनता है क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। कितने क्यूब होते हैं उसमें? 27 क्यूब होगा उसमें। 27 क्यूब। 3x3 रहता है। हाँ उसको 3x3 क्यूब भी कहते हैं और 3 लेयर भी रहता है। हाँ 3x3 ऐसे हो गया। 3 वाह दिक्कत है। 27 क्यूब होता है उसमें, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है? अब 27 क्यूब ही होता है। देखो सामने का फेस देखो, 3 ऐसे 3 ऐसे 9, फिर सेकेंड लेयर में जाओगे 9, फिर थर्ड लेयर में जाओगे 9, ऐसा कुछ होता है। अब वहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कितना क्यूब होता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने ऐसे लेयर होते हैं जिनका जैसे सामने मान के चलो कोई कलर कर दिया, तो सामने वाला फेस में कौन कौन सा कलर होगा, बीच वाले में कौन कौन सा कलर होता है। कलर मैचिंग का क्वेश्चन से पूछा जाता है और आपसे वही चीज पूछा जाएगा। दूसरा जो क्यूब से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन एक बार देखें इसका हम, कि आपसे ये पूछेगा कि शतरंज यानी कि चेस, उसमें कितने स्क्वायर होते हैं, मुझे ये बता दो। सबको पता है 64 होता है। यही हम लोगों के साथ यही दिक्कत है, प्रॉब्लम यहीं पे है। हम लोग डेली लाइफ को भी अच्छे से कमांड नहीं कर पाते और इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को दिन में तारा दिखने लगता है, जबकि हम लोग को ये लगता है ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उसी समय लगती है कि हमसे ये इतना इजी लेवल का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। जबकि चेस कौन नहीं देखा बताओ मेरे को? सबको ही देखे हो चेस, सबको ही देखे हो चेस। वो जो क्यूब है कौन नहीं, सबको ही देखे हो, लेकिन कभी उस पर हम ध्यान नहीं दिए कि उसमें सही में होता क्या। और क्वेश्चन सेटर इसी चीज का फायदा उठा लेता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका सिलेबस के बारे में जो डिस्कस था। अब हम लास्ट चीज के बारे में अभी जो आएंगे वो आपका सेफ अटेम्प्ट। आपको क्या करना चाहिए मेरे अनुसार कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे सी सेट के। देखिए वो मतलब बहुत ही हम बेसिक इसमें कैलकुलेशन किए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने गए, लेकिन इस तरह से अगर किया जाए तो काफ़ी आसान तरीके से कम मेहनत के साथ आप बहुत आराम से इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। एक तरीका होता है क्या कि आप 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो और 27 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे? क्वालिफाई होंगे। आपको अल्टीमेटली 27 क्वेश्चन ही सही करना है। एक स्मार्ट बंदा ऐसा होता है जो बोलता है मैंने 27 अटेम्प्ट लिया, मेरे से कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने आप पे। वो क्वालिफाई करेगा? करेगा नहीं करेगा? वो करेगा नहीं करेगा? करेगा। एक ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा हो सकता है मेरे से 2-4 गलती हो जाए। वो 31 अटेम्प्ट ले रहा है, 31 अटेम्प्ट लिया, उनका सही हुआ 28 और 3 उसका हो गया रॉन्ग। बताओ उसका कितना सही बचा उसके पास? अब
एक बंदा ऐसा है जो 31 अटेम्प्ट लिया, 28 उसका सही हुआ, 3 उसके पास गलत हो गए, क्या वो क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा ये मुझे बता दो। 28 सही हुआ, 28 सही मतलब 28 सही हो जाता है, 27 से तो ज्यादा हो गया, लेकिन यहां भी तो काउंट होगा उसका। लेकिन यहां पे कितना हुआ उसके पास, अल्टीमेटली उसका वैल्यू बच गया। अच्छा यहां पे ये तो 27 हो गया, चलो ठीक है, यहां इसके लिए वैल्यू बताओ तो यहां वैल्यू कितना होगा, ये भी 27 के पास उतर के आ गया, क्योंकि जैसे 3 को गलती किया, 3 गलत के लिए 1 सही का मार्क्स उससे छीन लिया जाएगा, तो ये 28 में से तो 1 तो चला गया ना उसके हाथ से, ऐसा भी होगा ये भी, लेकिन ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। तीसरा बच्चा एक ऐसा होता है जो 47 अटेम्प्ट लेके आता है, चलो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए, उनका 32 सही हो गया, 32 उसको चाहिए था 27 लेकिन हो गया सही 32, 15 गलत हो गया। जरा ये बताओ अल्टीमेटली उसका मार्क्स आना कितना है, अब वो भी ओनली 27 ही गेन कर पाया, क्यों सर वो 32 तो लाया, 32 उसका सही हुआ, लेकिन ये जो 15 गलत हुआ ना, 15 गलत वाला कैसे निकालने बताए थे, इंटू 1/3, इंटू 1/3 से करेंगे, 3 5 जा 15, ये बचा 5 और ये 5 को यहां लाके माइनस कर दो, क्वालिफाइड। एक तरीका ये भी है। एक बच्चा आया बोलता है हमने 49 हम अटेम्प्ट लेंगे, चलो ले लो भाई 49 अटेम्प्ट, लेकिन अटेम्प्ट लेना कोई बड़ा बात थोड़ी ना होता है, सही करना है, उसका सही होता है 35, 24 उसको हो जाता है गलत, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 35 सही हुआ, 24 अगर गलत हुआ तो 1/3 से मल्टीप्लीकेशन यानी कि 8, और यहां से 8 माइनस करोगे तो आपके सामने बचेगा कितना, वो भी क्वालिफाई हो गया। और एक लड़का क्या किया कि 80 सब टिक लगा दिया, जो जो होगा देखेंगे, वही जय माता सरस्वती जय माता, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं तुक्केबाजी करके, अब तो उसका थोड़ा सा दिक्कत है उसके साथ, लेकिन किस्मत अच्छा था, 40 सही 40 गलत। अब जरा बता दो वो पास करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। 27 हो जाएगा तो पास हो जाएगा, एक तरीका है भी। हाँ हाँ कौन सा कटेगा, उसको नेगेटिव 27 से नीचे चल जाएगा वैल्यू, उसका पास नहीं करेगा, वो ई वाला स्टूडेंट पास नहीं करेगा। इसी रिदम में तो आपको ले चल रहे थे हम, यहां से यहां तक रिदम में जो बना के लाए थे, आपके मुंह से यही निकलवाना था हमको कि पास कर जाएगा, और आपने बोल दिया वही बात जो हम सुनना चाह रहे थे, भैया वो यहाँ वाला पास नहीं करेगा, वो किस्मत के भरोसे एग्जाम देने गया था, वो सोचा कि 80 में 80 लगाएंगे, काज नहीं 50 सही हो जाए, हो सकता है 60 सही हो जाए, ऐसा किस्मत साथ नहीं था, किस्मत 50-50 कर दिया उसके साथ, लो बेटा तुम जितना बनाया उतना सही, इतना तुम्हारा गलत। अब बताओ पास किया कि फेल, फेल कर गया बच्चा तो। अब जरा, अब मैं आपको बताता हूं मैं आपको क्यों ये सीन दिखा रहा हूं, इसीलिए कि आप ई वाला गेम मत खेल जाना। ई वाला गेम को मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सो नहीं समझ है कम बनाओ, लेकिन ई वाला गेम बर्बाद कर दिया इसको। इसको लगा जब वहां से निकलेगा एग्जाम सेंटर, तुम कितना बनाया जी, एक बोलेगा मैंने 31 बनाया है, हम तो 80 बना दिए। ऑटो पर बैठेगा भैया, ऑटो पे उसका गलती होना शुरू, रूम पहुंचते पहुंचते उसको गलती दिखा, और तब तक उसके अंदर मन में आ रहा कि हम तो पास कर ही जाएंगे। रूम पहुंचा, नाश्ता खाने आराम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अरे हमारा कैसे ऐसे हो गया, आंसर की मिलाया, रातों की नींद उड़ गई। हाँ बस, तो ई वाला गलती नहीं करना। देखो कितना मजेदार लग रहा है, 40 सही 40 गलत फिर भी बच्चा फेल, क्यों? देखो यहां से केवल 39 का वैल्यू रखते हैं, एक क्वेश्चन को हटाओ, एक क्वेश्चन का मतलब 0.33 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन का मतलब 0.33 ना, 0.33 इंटू 2.5, 0.33 इंटू 2.5 तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, नंबर ऑफ मार्क्स पे नहीं गए अभी तक हम। इनको कितना नंबर मिलेगा, 27 इंटू 2.5 इसको मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे सबको मिलेगा, इसको कितना मिलेगा उसके बारे में देखें तो इसको मिलेगा, यहाँ से 39 का वैल्यू पहले निकालो, 39 के लिए उनका मार्क्स कटना है 13, 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जैसे ही यहाँ से 13 कटेगा इसके पास तो बच जाएगा 27, हो गया था पास। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिया ना एक ठो, उसको लेके बैठ गया। अब जरा मुझे बता देना, इतना मैथ्स पढ़ाने के बाद उसके लिए इस स्टेप में जाके क्या सही होता, बस यहीं पे क्लास लास्ट कर देगा। ई वाला केस में क्या उसके लिए सही होता है, चलो तुक्का लगाओ।
हाँ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करता, यहाँ पे 79 का अटेम्प्ट लेता और यही सही होता, ये गलत होता तो बच्चा तो पास कर जाता। तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। तो ये वाला वही वाला केस है, ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं किसी भी एग्जाम में। इवन जेपीएससी में लोग क्या किए हैं कि तुक्केबाजी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीटेट में क्या करते हैं लोग, तुक्केबाजी करते हैं। वैसे तुक्केबाजी करने से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आप सही चीज़ों को भी गलत कर देते हैं। उसमें नेगेटिव मार्किंग इसीलिए दिया जाता है एग्जाम में, ताकि आप जो भी बनाओ सही बनाओ। आज तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया अभी, ठीक है, हम आज छुट्टी करें, लेकिन मुझे बताना था, जैसे क्वेश्चंस भी मैंने लाया था कुछ इसके लिए। देखो इस तरह का क्वेश्चंस भी है जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो इसके बारे में देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में क्या, आपके पास तो मैसेज आता ही होगा उसका। आज समझ आया आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें? कोई हम लोग पढ़ाई तो किए नहीं, बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखे, सीसेट में होता क्या है, सीसेट में पढ़ना क्या क्या होता है, और कम से कम आपको कितना पढ़ लेना है, कम से कम कौन कौन सा स्टेप लेना है जिससे आप क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार ये बात ज़रूर बोलूँगा कि दिमाग में ये वाला वर्ड निकाल दीजिए, दिमाग से ये वाला बात निकाल दीजिए कि हमको केवल क्वालिफाई करना है। होगा क्या, अगर आप अभी से एम बना लोगे अपना, अभी से अपना फिक्स कर लोगे गोल कि हमको 27 मार्क्स ही तो लाना है, और अगर गलती से 26.9 आ गया तब आपका सारा पेपर वन बर्बाद। तो आप कम से कम कोशिश करें, अभी से दिमाग में ये मैसेज डाल दीजिए कि हमको लाना, भले ही वो यूपीएससी ने तय किया ना 27 लाना है, मैं तो कुछ अलग तय करूंगा, मैं तो कुछ अलग तय करूंगा। जैसे यूपीएससी फिक्स कर दिया कि हमको 27 चाहिए, आपको 27 चाहिए, लेकिन मैं ये फिक्स कर रहा हूं कि मुझे 50+ चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए, वो उनका है, आपका क्या होना चाहिए 50+। तब आप गिरते पड़ते लुढ़कते पहुंच जाओगे वहां पे। क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो आपके पास कम से कम दिमाग में ये मैसेज हमेशा होना चाहिए कि हमको सीसेट में भी 50+ करना है, और सर को हम इसके लिए कितना परेशान करें कि सर हमको 50+ दिलवा दें। ये मैसेज आपके दिमाग में होना चाहिए, और सर को परेशान कीजिए। अच्छा बात है, परेशान करोगे तभी सर वो भी बताएंगे जो उनको बताने का इच्छा नहीं था। टीचर हमेशा चाहते हैं हम कम से कम चीज़ बताएं, उतना ही बताएं जितना में काम बन जाए। लेकिन स्टूडेंट्स जो होता है ना, सही में सही कैटेगरी का स्टूडेंट, तो उनसे ना चाहते हुए भी निकलवा लेता है। जैसे देखो, आज वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमको बताने का नहीं था, लेकिन क्वेश्चन राइज कर दिया, और उसको ऐसा राइज किया गया, 2-3 लोगों का मुंह से आकर, तो हमको लगा कि बताना जरूरी है इसको, अब बताए। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं।